नमस्कार दोस्तों, धाबाई चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सुरेश धाबाई आज आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। यानी गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी और कैसे प्रशासन को चलाते थे, और इस बारे में हम डिटेल्स आज पढ़ेंगे। और आप लोग सभी ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपकी जो सारी प्रशासनिक व्यवस्था है याद हो जाएगी। तो गुप्त काल जो था वो कब से कब तक था, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि 320 ईस्वी से लेकर के और 550 ईस्वी तक का जो काल आता है वो गुप्त काल का आता है। और गुप्त काल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम थी। गुप्त काल में ही सबसे पहले प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुए थे। यानी अमात्य जो शब्द आता है, सम्राट के बाद में जो दूसरी जो प्रशासन में बांटा गया था वो गुप्त काल में शक्तियां दूसरे राजाओं को भी दी गई थी। और यहाँ पर जो प्रशासन है उसको कई भागों में विभक्त किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो सूचना मिलती है हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर देखो, कामांधक्का का नीतिसार हमें बताता है, और कालिदास की जो पुस्तकें हैं उनमें भी हमें इनके बारे में सूचना मिलती है। कामांधक की जो नीतिसार है उसमें डिटेल्स हमें जो मिलेगी वो गुप्त काल के बारे में मिलेगी। और उसके बाद जो हमें जो सिक्के हैं उनसे भी हमें सूचना मिलती है, क्योंकि सिक्कों के माध्यम से हमें पहली बार ये पता चलता है कि गुप्त काल में यानी विष्णु भगवान का भी तारतम्य हुआ था। और सिक्कों की जो पीठ पर यानी एक जो गोडेस लक्ष्मी जो है विष्णु की जो पत्नी के रूप में स्वीकार की गई थी, और उसके बाद में यानी उसका एक तस्वीर भी सामने आई थी। सिक्कों के माध्यम से भी हम विकेंद्रीकरण को जान सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिक्कों के माध्यम से यानी जो गुप्तकालीन जो शक्तियां हैं यानी सामंतवाद का जो प्रतिवाद हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है, और इसका सामंतवाद जो लाने वाले थे वो समुद्रगुप्त थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सामंतवाद किस गुप्त काल के शासक के समय आया था। तो आप आंसर दीजिएगा कि गुप्त काल के समुद्रगुप्त के समय सबसे पहले सामंत व्यवस्था प्राप्त आई थी, और इन्होंने विकेंद्रीकरण किया था प्रशासन का। तो यहाँ पर प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश या प्रांत थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देश जो आता है वो सबसे बड़ी थी, और यहाँ पर मंत्रियों का जो चयन किया जाता था व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था, जो कि उचित भी था, गलत नहीं था। क्योंकि व्यक्तिगत योग्यता थी उसको देखने वाला सम्राट खुद होता था, और यदि सम्राट है व्यक्तिगत व्यवस्था देखेगा, व्यक्तिगत योग्यता देखेगा, तो उसका जो अमात्य होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। और यदि पारिवारिक आधार पे होगा तो अमात्य के जो गुण है वो छुप जाते हैं। तो इसी कारण से जो आज भी मंत्रिमंडल जो बनाया गया था, अब देखो गुप्त काल की जो कात्यायन स्मृति है उसमें यदि जोर दिया गया था थोड़ा सा, कि कात्यायन जो ये कहता है कि जो अमात्य होने चाहिए वो अधिकांश ब्राह्मण होने चाहिए, लेकिन गुप्त काल में इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया था कि अकेले जो है ब्राह्मण नहीं, यानी जिसमें योग्यता होगी वो ही क्या होगा, मंत्री बनने के लायक होगा। और नीतिसार जो है आती है, जो कात्यायन की जो स्मृति है उसको दरकिनार कर दिया गया था। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में जो दूसरा जो अधिकारी तो सबसे बड़ा वो कुमारामात्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको किस नाम से जाना गया है। कुमारामात्य के नाम से जाना गया है। कुमारामात्य के बाद में दूसरे अधिकारी भी आते हैं। अब दूसरे अधिकारी है उनके बारे में जो सूचना मिलेगी हमें, यानी राजा के द्वारा जो नियुक्ति होती थी प्रांतों में, उन अधिकारियों में जो नाम आते हैं वो कौन कौन से नाम थे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं नाम बताऊंगा वो यानी साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासन है उनके विभागों में विभक्त किया गया था। ये विभाग जो थे वो अलग अलग थे, और ये जो विभाग है उनके जो अधिकारी है उनका कार्य भी अलग अलग था। अब इनमें जो प्रमुख अधिकारी है उनके मैं नाम लिखूंगा। महाकलाधिकृत, महाकलाधिकृत। अब ये पहला अधिकारी था महामात्य के बाद में। तो इसका जो विभाग था सेना का सेनापति के रूप में ये जाना गया है, और सेना का जो सेनापति था वो कौन था, महाकलाधिकृत कहलाता था, और ये सेना को नियंत्रण करने का कार्य करता था। दूसरा जो आता है महादंड नायक।
महादंड नायक। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि दंड नायक, दंड का मतलब किसी को यानी अपराध किया है तो दंड देने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। और न्यायपालिका का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं न्यायाधीश। तो महादंड नायक जो था वो न्यायाधीश के रूप में होता था और न्याय करने का कार्य करता था। तो दूसरा जो अधिकारी आता है कौन आता है? महादंड नायक आता है। तीसरा जो था संधि विग्रह। अब संधि का मतलब किसी दूसरे राजा के साथ में संधि करना, संधि विग्रहिक। अब संधि विग्रहिक है ये युद्ध और संधि के समय यानी दो पार्टियों के मध्य जो समझौता करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन था? संधि विग्रह है, जो विषयों के मध्य संबंधित मंत्री था। अब विषय जो आता है वो यानी एक तरह के आधुनिक जो जिले हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? विषय कहा गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तीसरा आता है दंड पाक्षिक। अब ये तो महादंड नायक था, ये कौन है? दंड पाक्षिक। अब दंड पाक्षिक है। अब देखो यहाँ पर न्यायालय में तो कब पहुंचेंगे? जब पुलिस पकड़ेगी। और पुलिस वाला जो विभाग था वो किस नाम से जाना गया है? दंड पाक्षिक के नाम से जाना गया है, पाक्षिक। अब दंड पाक्षिक पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाया? दंड पाक्षिक कहलाया था। किस काल में? गुप्त काल में। तो अगला है विनय स्थिति संस्थापक। अब विनय स्थिति संस्थापक। अब विनय की जब बात आती है तो देखो यहाँ पर विनय जो होती है वो या तो गुरु में होगी या शिष्य में होगा, और तो कहीं विनय दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ विनय स्थिति संस्थापक जो कहा गया है वो शिक्षा अधिकारी को कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विनय स्थिति संस्थापक है किस नाम से, किसको कहा गया है? शिक्षा अधिकारी को कहा गया है। और ये भी शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी जो कार्य होता था वो कौन करता था? विनय स्थिति संस्थापक करता था। अब अगला जो नाम मैं लिखूंगा वो है भांडागाराधिकृत। अब भंडार क्या तो पता ही, अपने को पता चल गया है कि भंडार जो होगा वो धन संपत्ति से ही संबंधित है। तो राजकोष का जो अधिकारी होता था उसको भांडागाराधिकृत कहा गया है। और ये एक तरह से कुबेर जी का खान जो है उसको रखने का कार्य करता था। और सातवां अधिकारी है महापक्ष पटलिक। महापक्ष पटलिक यानी जमीन का लेखा जोखा जो करने वाला अधिकारी है वो किस नाम से जाना गया है? ये पूछा गया है तो आपको आंसर देना है। लेखा जोखा जो कार्य करता था वो महापक्ष पटलिक करता था और लेखा विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेखा अधिकारी किस नाम से जाना गया था? महापक्ष पटलिक के नाम से जाना गया था। अगला आता है युक्त पुरुष। अब युक्त पुरुष की बात आती है जिसमें शक्ति हो, ताकत हो, युद्ध में प्राप्तता हस्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला। यानी कहीं से भी युद्ध हुआ है और युद्ध में जो प्राप्त संपत्ति लूटी गई थी या कैसे भी लाई गई है उसका लेखा जोखा करने वाला जो पुरुष है वो कौन होगा? युक्त पुरुष, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। और लास्ट का है महाप्रतिहार। अब प्रतिहार का मतलब तो रक्षक होता है, लेकिन ये राज प्रसाद से संबंधित विषयों का देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। राज प्रसाद जो कह गए जहाँ पर राजा के परिवार के जो निवासी रहते थे जिन मकानों में, उनका जो प्रतिहार द्वारपाल जो होता था वो कौन होता? महाप्रतिहार होता था। अब इस प्रकार से ये सारे जो अधिकारी थे और अधिकारियों का जो वेतन था संभवतः नगद के रूप में दिया जाता था, जो कि वह अपने राज्य की जो जमीन दी जाती थी उनको राज्य करने के लिए और वहां से वह नगद प्राप्ति करता था। राजा के द्वारा स्वयं शासित जो प्रदेश होता था वो सबसे बड़ी जो इकाई होती थी जिसे प्रादेशिक कहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो आपको आंसर देना है यहाँ पर प्रादेशिक, जो सबसे बड़ी
इकाई होती थी राष्ट्र के बाद में, और उसके बाद में जो आता है भुक्ति नाम आता है, एक दूसरी ओर आती है भुक्ति और देश, दो नाम आते हैं। तो भुक्ति एक नाम है, दूसरा नाम क्या है भुक्ति है। जैसे जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौराष्ट्र को देश कौन से अभिलेख में कहा गया है, तो आप आंसर दोगे जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। तो प्रादेशिक जो है उसके बाद में सबसे छोटी इकाई जो बड़ी इकाई है कौन सी थी, देश और भुक्ति थी। और इनके बाद में जो नाम आता है वो आता है विषय, और विषय का जो अधिकारी होता था वो विषयपति होता था। और विषय के बाद में उससे छोटी इकाई यानी वर्तमान की जो तहसील है उसको पेठ कहा गया है, पेठ कहा गया है। और पेठ कई गांवों का समूह होता था, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्रामणी थी, ग्रामणी। और इसका जो मुखिया ग्रामिक कहलाता था, और विषय का अधिकारी विषयपति होता था। तो प्रांत जो बांटे गए हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में बांटे गए हैं। तो सब प्रांतों में देखो यहाँ पर सबसे जो सुविधा के लिए छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त किया गया था, और इन प्रांतों को भुक्ति या देश कहा गया था। भुक्ति के बाद में यानी प्रांतों को भी और छोटे भागों में बांटा गया, उसको विषय कहा गया, और विषय का मुखिया अधिकारी जो विषयपति होता था। और विषयपति के बाद में यानी विषय को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया, वो कहलाया पेठ। और पेठ जो था वो कई गांवों का समूह होता था, और सबसे छोटी इकाई वो ग्राम थी, और ग्राम का जो अधिकारी था वो ग्रामीणी कहलाता था। तो यहाँ सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी, और ग्राम का जो अधिकारी ग्रामीणी था। यहाँ पर भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, सम्राट के द्वारा की जाती थी। और यहाँ पर भी कुछ अधिकारी होते थे जिनमें नाम आता है गोप्ता, भोगवती, उपरीक। क्या क्या नाम आया, गोप्ता, भोगवती और उपरीक नाम आया है। और इनकी जो राजस्थानीय भी कहा गया है इनको, तो राजस्थानीय यानी आसपास के क्षेत्र में राजपाट करने वाले जो कहलाए वो क्या कहलाए, राजस्थानीय कहलाए थे। पर इन शासकों का जो प्रमुख परामर्शदाता था वो कुमारामात्य होता था, और कुमारामात्य के सहयोग से ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा का सहयोगी कौन होता था, कुमारामात्य होता था। जो कि कुमारामात्य है छोटे छोटे जो प्रांत थे उनके जो राजा थे उनके सहयोगी होता था, जो प्रशासन में प्रमुख परामर्शदाता का कार्य करता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा का जो शासक का प्रमुख परामर्शदाता अधिकारी किस नाम से जाना गया था, तो कुमारामात्य के नाम से जाना गया था। अब सीमांत प्रदेश जो है उनको गोप्ता कहा गया था, यानी सीमा का जो अंत आता है और उस एरिया का जो राजा है और उसमें जो प्रशासन है वो कौन होता था शासक, वो गोप्ता कहलाते थे। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोप्ता किसे कहा गया है, सीमांत प्रदेशों के जो शासक है उनको गोप्ता कहा गया है। अब भुक्तियों के विभाजन मैंने पहले ही बता दिया है, भुक्तियों का विभाजन किसमें किया गया, छोटे छोटे जिलों में किया गया था, और जिले किस नाम से जाना गए, विषय के नाम से जाना गया है, और विषय का अधिकारी विषयपति कहलाया है। और यहाँ पर विषय परिषद भी होती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विषयपति का जो प्रधान कार्यालय है वो किस नाम से जाना गया था, कार्यालय अधिष्ठान, अधिष्ठान के नाम से जाना गया। और इसका जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, विषयपति के नाम से जाना गया है। और कार्यालय किस नाम से जाना गया, अधिष्ठान के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कई जो संस्थाएं हैं या विषय में एक छोटी परिषद और थी, एक संस्था बनी हुई थी जिसको कहा गया है विषय परिषद। और विषय परिषद उनकी सहायता के लिए होती थी। इसके जो सदस्य होते थे वो नगर श्रेष्ठी होते थे, सार्थवाह होते थे, प्रथम कुलीक और प्रथम कायस्थ होते थे। यानी चार थे, कौन कौन थे, श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलीक और प्रथम कायस्थ। अब कायस्थों का जो कार्य था वो लेखा जोखा करना था, यानी जो डेटा इकट्ठा करना, कितनी जमीन किसके पास में है और कितना उसमें उपज होती है, वो सारा जो लेखा जोखा करता था वो कौन करता था, कायस्थ लोग करते थे।
और यहाँ पे प्रथम कार्य जो था वो विषय परिषद का सदस्य होता था। और इनकी नियुक्ति जो होती थी वर्तमान के एमएलए और एमपी की तरह 5 वर्ष के लिए होती थी, यानी अदल बदल की होती, ताकि कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आए। और भ्रष्टाचार का मामला आता भी है तो उसको हटाया बीच में भी जा सकता था। नगर प्रशासन, यहाँ पर जो स्थानीय शासन है उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। अब ये 2 भाग कौन कौन थे? एक तो नगर प्रशासन था, नगर प्रशासन, और दूसरा नाम आता है ग्राम प्रशासन। मैंने आपको ऊपर भी बताया है ग्राम प्रशासन। तो यहाँ पर ये भी 2 भागों में बांटा गया है, नगर प्रशासन जो नगर के लोग थे उनके द्वारा, और ग्राम प्रशासन जो गांव के लोग ग्रामीणी के द्वारा होता था। और नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पूर्वपाल, नगर रक्षक और द्रागिंक कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्वपाल, नगर रक्षक और द्रागिक के नाम से जाना गया है। यानी नगर प्रशासक तो आपकी याद रह जाएगा, पूर्वपाल भी नाम याद रह जाएगा। तो इनके द्वारा प्रशासित किया गया पूर्वपाल के द्वारा। तो आजकल जो चेयरमैन होता है, प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई गांव होते थे, और गांव के जो समूह है ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो ग्रामीण कहलाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका सबसे बड़ा जो गांव का अधिकारी जो है, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। और ग्राम का अधिकारी कौन था? ग्रामीण था। और कुछ गांवों को मिलाकर क्या बनता था? पेठ बनता था। और कुछ पेठ मिलकर क्या बना? विषय बना था। और इस प्रकार से ये गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पर इन्होंने यानी कुछ न्यायालय भी बनाए थे, और न्याय करने का जो तरीका था वो भी यानी सबसे पहले दंडपाक्षिक जो है न्याय करता था। दंडपाक्षिक के नियम बाद में है तो दंडाध्यक्ष करता था, और लास्ट जो था वो राजा होता था, प्रशासन की देखरेख करने वाला। जो अंतिम दंड जो देने वाला था वो राजा था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।